बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। देखिए, एक तो हम बात करना चाहते हैं, हमारे दोस्त थे प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई, ये हैदराबाद के रहने वाले थे और हमारे इनके वालिद टीचर थे और इनसे हमारे बड़े ताल्लुक़ रहे। और ये ज़ियाउद्दीन तालीमी बोर्ड के डायरेक्टर थे, मैट्रिक बोर्ड कराची और इंटर बोर्ड कराची, मीर बुखार बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन और साबिक़ EDO कराची प्रोफेसर। ये तो कहते थे, लेकिन बहरहाल प्रोफेसर इस हवाले से तो नहीं थे कि उनको प्रोफेसर का ग्रेड मिला हो, लेकिन ये कि बहरहाल वो प्रोफेसर कहे जाते थे। हमारे साथ उनका ये रिश्ता रहा कि जब हमने 2002 में नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से जब शुरू किए तो नेमतुल्लाह साहब वहाँ पर नाज़िम थे, तो ये उस वक्त EDO थे, तो वे ये हमारे साथ ताउन करते थे और हमने नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से जो तालीमी स्कूल थे बल्दिया के, उसमें सारे नज़रिया पाकिस्तान पर तकरीरी मुकाबला किया और हमने देखा कि हमारे बच्चे जो है महफूज थे। तो और पाकिस्तान के और इस्लाम के शदाई थे और अल्लामा इकबाल के फॉलोवर थे, कायद आज़म को अपना लीडर मानते थे। तो फिर इस हवाले से हमारा इनका बहुत करीबी रिश्ता रहा है। इनकी बड़ी खिदमत हैं और बहुत ज़्यादा, यानी ये बेसिकली तो बहुत मुनकसिरुल मिजाज थे और एक अच्छे आदमी थे और हमारे चैनल से भी उनका ख़ास ताल्लुक़ रहा है, वो आते जाते रहते थे। जी जी, बड़ी इल्मी शख्सियत। जी, इल्मी शख्सियत, हर मौजू पे इल्मी अंदाज से आपका इनका कहना, ये आपका तजर्बा ये है कि बहुत इल्मी शख्सियत थे। तो बहरहाल ठीक है, हमारे लिए तो बहुत, हमारे लिए यानी बहुत यंगर थे हमसे, तो हम तो इसलिए हमारे से यूँ बात कहते हैं। जी जी। अच्छा, अब आ जाए दूसरे मौजू पे। और एम्बेसडर हसन जावेद साहब हमारे साथ, हमारे ब्रदर हैं हसन जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। अब सूरत हाल जो है आपकी, जो जिस अंदाज से आपने गहरी नज़र रखी हुई इंडिया पर, ख़ुसूसन उनकी मईशत पर, एक तो उस पर गुफ्तगू कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो भारत की इश्तिहाल अंगेज़ी है और पाकिस्तान की दूरअंदेशी है कि वो उसको सह रहा है और मामले को पका रहा है और उन लोगों को एक्सपोज कर रहा है। फिर जो है मकबूजा कश्मीर में भी जहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ सिखों का कत्लेआम का मामला भी अभी तक सेटल नहीं हुआ है। भारतीय फ़ौज के करतूत अपने अलग हैं। अजीत डोवल और नरेंद्र मोदी इस वक्त जद में आ गए हैं तमाम भारत के मीडिया के और वहाँ के जो दानिशवरों के, कि वो उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इन सारे पर तबसरा आप इकट्ठा कर दीजिए। जी जी, सही। इस वक्त जो है, जो आप बता रहे हैं, सूरत हाल बहुत गंभीर है और ये इलाकाई पूर्वी एशिया की गंभीर से गंभीर होती जा रही है। भारत तो शुरू में जो भारत की हुकूमत है बीजेपी की, उन्होंने तो ये कहा था कि जी हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे और हम पाकिस्तान को दुनिया में अकेला कर देंगे। अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि भारत खुद अकेला हो गया है, क्योंकि इस खत्ते में अगर आप देखें तो उनके नेपाल के साथ काला पानी में और जो लिपू लेक के मसले और लंबोडिया के मसले पर उनके दोनों मुल्कों के दरमियान जो शदीद इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा आप चीन का लद्दाख पर आपने देखा है कि वो इन्होंने अपने लद्दाख, जो कि एक मुतनाज़ा इलाका है, उसको इन्होंने उसमें जो इक़दाम कर रहे थे और पाकिस्तान को भी तो कि जी आप ये नहीं कर सकते, भाषा डैम नहीं बना सकते और सीक्रेट को हम नहीं मानते। और वही अगर आप देखें तो चीन को भी ये जो है इस तरह के इक़दाम करते रहते थे, जो कि जिससे चीन जो है वो मजबूर होकर इन्होंने उसके अंदर जो उनकी चीन ने हाल में जो इक़दाम किए हैं, तो इससे इनकी तबीयत साफ हो जानी चाहिए। क्योंकि इस पूरे जनूबी एशिया में हिंदुस्तान जो है वो, हिंदुस्तान जो डेल्यूजन का शिकार है, जो अपने एक गरूर का शिकार है, वो गरूर जो है उसका मिट्टी में मिल रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान की मैशियत बर्बाद हो गई है। हिंदुस्तान की जो पॉलिटी है, इतने बुरे हालात हिंदुस्तान के कभी नहीं हुए थे। ये खुद हिंदुस्तान वाले खुद कहते हैं, जो उनके यहाँ जो लोग हैं जो इस हालात हाजरा पर नजर रखते हैं, मैशियत पर नजर रखते हैं,
और दुनिया वाले जो कहते हैं वो तो अलग कहते हैं। तो इन हालात में मैं आपको यही कहूंगा कि हिंदुस्तान के जो, जैसे मैंने आपको 4 महीना पहले जो इंटरव्यू दिया था और उस पर लोगों को बहुत अचंभा उस वक्त लग रहा था कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। भाई मेरे नजर में हिंदुस्तान के हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं और मैं आपको यही कहूंगा कि मैशियत उनकी जो है वो किसी सूरत में वापस नहीं आ सकती, क्योंकि जो हालात हैं, खास करके आप देखें पेंडेमिक्स के बाद एक नई चीज वहां वो जो टिड्डी दल का जो हमला हुआ है लोकस्ट का, और लोकस्ट के हमला, और फिर इसके ये जो मैंने आपसे लास्ट टाइम जो बात की थी उसके बाद से इस साइक्लोन जो अम्फान आया जिसने तकरीबन $40 बिलियन के नुकसानात किए हैं बंगाल में, उड़ीसा में और कलकत्ता में खास करके। तो मतलब तो ये चीजें जो है ना वो इनको हिंदुस्तान वालों को सोचना होगा कि आखिर वो क्या किस हद तक वो तबाही जो है उसको वो चाहते हैं अपने मुल्क की, अपने मैशियत की, अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब हो, किस हद तक ही जाना चाहते हैं, ये उनका चॉइस है। पाकिस्तान ऐसे हालात में बड़े जब्त सब्र से काम ले रहा है। कश्मीर में जो उन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है और वहां लोगों के साथ जो ज्यादतियां कर रहे हैं, पाकिस्तान में जज्बे काफी मुश्किल हैं, लेकिन हमारे अदारे जो हैं इसके बहुत ही सब्र और बहुत ही इसका मुजाहरा कर रहे हैं। एक बात तो मैं 2 बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि एक अजीब बात ये हुई है कि अगर इंडिया की फौज 13 लाख है जो कि ऑन रिकॉर्ड है, वो तो अलग बात है। अगर इससे ज़्यादा उनकी हो, बॉर्डर फोर्सेस वगैरह मिलाकर होंगे तो 15-20 लाख हो जाएंगे। तो लेकिन अगर आप ये देखें कि 90 लाख लोगों ने अगर उनको 9 लाख फौजों को एंगेज किया हुआ है, तो ये नहीं समझते कि ये दुनिया की तारीख का ये अजूबा नहीं है कि सारी फौजें यहाँ कंसंट्रेशन है। अगर कोई जंग होती है तो दूसरे इलाके तो आप में इतनी कंसंट्रेशन है और बॉर्डर जो है वो 3000 किलोमीटर का है इंडिया पाकिस्तान का, तो वो तो बाकी खाली है। और बाकी जो अगर आप देखें कि इंडिया का और कश्मीर यानी चीन का कश्मीर का जो है कोई बॉर्डर 1075 के करीब किलोमीटर का है या इससे थोड़ा ज़्यादा है, तो वो देख लें। और बाकी जो इलाका है 4000 किलोमीटर का वो सारा खाली पड़ा हुआ है। तो अगर 2 तरफ से अगर चाइना और पाकिस्तान अगर इनके सरहदों में घुसे तो काफ़ी इलाके को कैप्चर नहीं कर लेंगे। जी, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये एक इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर ही है और नाइटमेयर भी। और एक अगर आप देखें कि 3 लाखों उनके बॉर्डर जो है, वैसे जो इसमें आपको मैं कुछ फैक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो उनके 3450 का जो किलोमीटर का जो ये है बॉर्डर है, उसमें चीन जो है वो उनके जो लद्दाख में जो उनका वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो उसको बॉर्डर नहीं तस्लीम करता है, क्योंकि ये तो लद्दाख जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है और उसको हिंदुस्तान जो है वो अपना बॉर्डर उसको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो तो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। और एक्चुअल बॉर्डर जो है चीन हिंदुस्तान के साथ सिर्फ 2000 किलोमीटर का बॉर्डर जो है लद्दाख के, हाँ, और अक्साई चीन के को छोड़कर अगर आप देखें तो ये 2000 जो किलोमीटर का बॉर्डर है चीन और हिंदुस्तान का, तो वो उसमें अगर आप देखें तो वो जो नथुला पास है और जो खास करके ये जो भूटान है और सिक्किम का तरफ जो उनकी नथुला शुमाली सिक्किम के तरफ, देखिए सिक्किम को उन्होंने हिंदुस्तान ने किस तरह धोखे से उन्होंने उसको कब्जा कर लिया। उन्होंने भी मुखालफत शुरू कर दी, सिक्किम वालों ने भी। हाँ, सिक्किम वालों ने भी शुरू कर दिया। वो भूटान वाले वो खुद भी हिंदुस्तान के चंगुल से निकलना चाहते हैं। जो हिंदुस्तान जो है इस इलाके में, अगर हिंदुस्तान ने अगर सोच समझ का काम नहीं लिया तो हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा यानी कि जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक उनके लिए डेबिकल हो सकता है जो वो उनको सदियों तक याद रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि ये दौलत बेग एयर स्ट्रिप जो है लद्दाख में,
दौलत ये बेग ओल्डी कितनी का। अहमियत का हामिल है इंडिया के लिए और चाइना के लिए? जी जी, दौलत बेग जो ओल्डी है ना जी, वो हिंदुस्तान जो है वो अगर आप देखें तो अभी उनका जो ये पंकोंग लेक है, पंकोंग लेक के पास जो है, जो इनकी चीन की कंट्रोल है, अब वहां से अगर थोड़े से 200 ही किलोमीटर रफली, इससे भी कम, वो ले का रास्ता जो श्योक और नुब्रा वैली की तरफ से निकलता हुआ ऊपर दौलत बेग ओल्डी तक जाता है। तो चीन अब तो हिंदुस्तान की अगर आप देखें तो इस चीन ने जो कदम उठाया उसके बाद से अब हिंदुस्तान जो है वो वहां पर एक लिहाज से ट्रैप हो गया है, और हिंदुस्तान अगर थोड़ी सी अगर एक अगले कदम में अगर जनूबी लद्दाख की तरफ चीन की फौजें अगर मूव करें तो हिंदुस्तान की जो 16 और 17 वाली, जो 16-17 माउंटेन कोर वाली फौज है वो ट्रैप हो जाएगी, और वहां पर उनकी सियाचिन में जो उनकी फौजें हैं वो कट जाएगा, उसका रसद का जरिया कट जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो रास्ता है, एक और बात आपसे कर लेते हैं बात को, क्योंकि आप सफीर रहे, इस पर आपको नजर होगी। तो ये बताइए कि ये जो रास्ता सियाचिन को जाता है, ये लद्दाख से कितने दूर के फासले पर है? ये लद्दाखी के में है उससे तो लेह से होता हुआ रास्ता जो ऊपर की तरफ जाता है, और ये सियाचिन की तरफ अगर आप देखें तो अगर चीन चाहे तो ये बहुत जल्द, यानी कि चीन के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है इनको इनकी सब रसद को काटना। मतलब ये असाई चीन जो है वो कहता है, चीन ये कहता है कि ये हमारा इलाका है जिसमें ये लद्दाख है, ये अभी आ जाता है और भी बहुत चीजें आती है। अच्छा, ये बताइए आप, क्योंकि आपकी स्टडी बड़ी गहरी है और आपके मैं पढ़ता रहता हूँ, आप जो मुझे भेजते हैं आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये बताइए कि आप अगर ये मईशत का जो इंडिया की बात आप कर रहे हैं, इसमें अक्सर जो इंडिया के जो बड़े बड़े जो सनतकार हैं या बड़े बड़े जो बड़े अमीर लोग हैं, बिरला, टाटा, अंबानी, ये सब मिलाकर ये लोग सबके सब हिंदुत्व की पॉलिसी की हिमायत कर रहे हैं। अब पहले खुलकर आते नहीं थे कोई बिजनेसमैन, लेकिन अब आ रहे हैं, अंबानी आया है, कोई और लोग आए हैं। अब ये जब इनके ऊपर माशी चोट लगेगी तो फिर ये बुलाएंगे तो सही, लेकिन ये क्या ताइब हो सकते हैं हिंदुत्व के फलसफे से? नहीं, हिंदुत्व तो फलसफे तो ये इसको तो जारी रखेंगे, क्योंकि ये इनकी पावर बेस इसी पर है, हिंदुत्व के ऊपर है। लेकिन ये जो जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो हिंदुस्तान की तबाही का रास्ता है। ये हिंदुस्तान वाले खुद इस चीज को मानते हैं कि ये रास्ता जो है, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी जो है, ये इंडिया जो नाम है ये तो बरतानिया वालों ने दिया, बल्कि बरतानिया के दौर में भी आधा हिंदुस्तान जो है वो बरतानिया के कंट्रोल में कभी नहीं रहा। तो ये बातें से हटकर अगर आप सोचें तो इस वक्त जो उनकी फौज है लद्दाख में और कश्मीर में, उसमें एक किस्म की बेचैनी शुरू हो गई है इस लद्दाख में चीन के ये जो हालिया इकदाम से, और वो वहां पर जो उनके मिलिट्री कमांडर्स हैं वो अब कोशिश में इसमें होते हैं कि लद्दाख उनको पोस्ट नहीं किया जाए और कश्मीर उनको पोस्ट नहीं किया जाए। और एक और चीज ये हुआ है कि नेपाल के और हिंदुस्तान के जो इख्तलाफात काला पानी के लेकर हुआ है, उससे हिंदुस्तान की फौज में जो 40-50 हजार के करीब गोरखे सोल्जर्स हैं, उनमें बेचैनी शुरू हो गई है, और सिखों में भी एक काफी बेचैनी बहुत पहले से है। तो इस वक्त हिंदुस्तान की फौज में एक जो कश्मीर में जो उनकी फौज में जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, उन पर बहुत सारे मगरबी मुल्कों ने वीजा की पाबंदियां लगा दी हैं, और उनके वो अब कश्मीर में कोई नौकरी नहीं करना चाहता, सर्व नहीं करना चाहता। तो हिंदुस्तान के लिए ये मसले पेचीदा से पेचीदा होते जा रहे हैं कि अगर कोई अब यूं कह लेना कि साहब इनकी फौज अब यकसू नहीं रही है, मुंतशिर हो रही है। गोरखा, सिख, क्रिश्चियंस और जो लोग हैं दूसरे लोग हैं जो वो सबके सब इनको फौज में जो है वो अब इनको छोड़ रहे हैं। ये तो बात अपनी पक्की बात। और हिंदू बताते खुद नहीं लड़ सकता है अकेला होकर। जैसा कि एक ज़माने में आपको याद होगा कि भारत के अंदर जब हमारा ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो सिर्फ एक कौम ने, बंगाल ने हमारे साथ हमारा कितना बुरा हाल किया था।
तो अब अगर इतने लोग, अगर हम इंडिया की फौज के अंदर उनका साथ नहीं देंगे, सिख नहीं देंगे, गोरखाज नहीं देंगे, बोडोज नहीं देंगे, और जो दूसरे लोग हैं वो नहीं देंगे, ईसाई नहीं देंगे, ईसाइयों भी तो काफ़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, तो फिर ये बददिल होंगे आपस में, क्योंकि जो मैंने पेटी बंद भाई हैं, एक दूसरे की मुखालफत करेंगे, मारेंगे एक दूसरे को, तो इनकी फौज तो मुंतशिर हो जाएगी ना। इसमें एक बहुत बड़ी जो पेचीदगी आ रही है, जो आप भी इस पर नजर रख रहे होंगे, वो ये है कि अगर हिंदुस्तान ने होशमंदी से काम नहीं लिया और उनकी यही रवैया रहा उनका पड़ोसियों के साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो चीन जो है वो इसके लिए कोई मसला नहीं है हिंदुस्तान की 8 रियासतों को काट दें। वो जो चिकन स्नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए से, चीन के लिए ये कोई मसला नहीं है। ये चंद घंटों में वो दरअसल वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से वो बांग्लादेश पहुंच सकते हैं और दार्जिलिंग का एरिया को सील कर देंगे। और तो बांग्लादेश भी तो देखिए ना, बांग्लादेश में भी तो चीन जो है वो जो चिटगांग की बंदरगाह है उसको डेवलप कर रहा है, और ये बंदरगाह बल्कि वो वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट चीनी कंपनियां कर रही हैं, और चीनी जो है वो अगर बांग्लादेश को तो और अच्छा हो जाएगा कि वो आसाम में जो बंगाली कैंप बना रहे हैं, जो उन्होंने अपने सारे इकदाम किए हैं वहाँ की हुकूमत ने, ये तो खुद तो ये हिंदुस्तान के लिए एक समझ रहे कि अगर उनको बचाना है अपनी 8 रियासतों को, जिसको कि बहुत मुश्किल है उनके लिए वो बचाना, अगर चीन चाहे तो उसके लिए घंटों का काम है कि वो सिक्किम से नीचे उतर कर इनको काट दे और इनकी 8 रियासतें वहां पर बिल्कुल हिंदुस्तान से जुदा हो जाएंगी। लेकिन साथ साथ ये है कि अगर उनको बैलेंस डिफेंस करने के लिए उनको कश्मीर से विड्रॉ करना पड़ेगा उनको, क्योंकि हिंदुस्तान बच नहीं सकता। क्योंकि नहीं, अब मतलब ये हुआ ना कि अगर हिकमत अमली ये है कि कश्मीर को थिन करना है, कश्मीर से फौजों को निकालना है, तो उसका दायराकार जो है फौज का, उसकी जो लड़ाई का दायराकार है वो चारों तरफ होना चाहिए, बांग्लादेश से भी होना चाहिए, नेपाल पे भी होना चाहिए, श्रीलंका पे भी होना चाहिए। अभी तो उन्होंने 70% फौज को कश्मीर में लगाया हुआ है, उनके 70% से ज्यादा जो उनके एसेट्स हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है या कश्मीर में है। तो अगर हिंदुस्तान ने यही सिलसिला जारी रखा तो हिंदुस्तान जो है एक बहुत बड़े सानेहा से 2-4 मतलब अगर हम ये कर सकते हैं हम भी कि अगर हम अपनी फौजों को यहाँ पर ले आए थर के इलाके में, तो और यहाँ पर जो है इनको मुश्किल में डालें, तो ठीक नहीं होगा इस वक्त। नहीं, ये तो हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान तो खुद अपने हरकत और अपने जो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स हैं जो हिंदुस्तान से होने वाले हैं, वो हिंदुस्तान को देखें जी। बात ये है साफ आपने पता नहीं कुछ फॉलो किया या नहीं, लेकिन YouTube पर कई ऐसे भी ये वायरल हुए हैं जिसमें ये दिखाया गया कि अगर वाकई चीन और हिंदुस्तान में जंग होती है तो चीनियों के लिए शुमाली उत्तराखंड के इलाके से नेपाल को तो उनके जो है, ये तो महाकाली तो छोटा सा है। मैंने पढ़ लिया, आपने अगर उसको पढ़ा होगा, आपका सेवानी मैंने प्रवीण सैनी का वो मैंने देख लिया सारा, उनके नक्शे देख लिए हैं। दूसरा अरुण चंद पे वो जिस वक्त चाहे कब्जा कर सकता है, ऑफ कोर्स। और मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की मदद हिंदुस्तान तो खुद भी नहीं कर सकता। इनकी फौज में इंतशार है, इनकी आवाम में इंतशार है, इनकी मैशियत बर्बाद हो चुकी है, इनकी नेशनलिज्म खत्म हो चुका है, इनकी डेमोक्रेसी। आप ये बताइए, आपको इस पर बहुत ज्यादा आपके दोस्त अहबाब हैं मैशियत पर, कितने दिन लगेगी इनके गिरने में, मीशत के इनके इजहार होने में? डॉलर कितने पे पहुंच गया इनका? मेरी नजर में जो मैशियत की तबाही का है, ये अब उस स्टेज पर निकल चले हैं जब अब वापसी मुमकिन नहीं है। तो पहले भी मैं कहता था, लेकिन मैं इन हालात से ये कुदरत ने, मुझे तो नहीं पता था कि कुदरत से वो सारी चीजें होंगी जो हुई हैं। जब से मैंने लास्ट टाइम आपको 4 महीना पहले कहा था कि ये तबाही की तरफ जा रहे हैं, 8-9 महीना यानी दिसंबर तक इनकी, तो अगर आप देखें तो इस दौरान क्या हो गया कि एक साइक्लोन आ गया जिनसे इनको $40 बिलियन का लॉस हुआ, इनकी इतनी बड़ी हेवी लॉस हुआ।
फिर ये अभी देखें कि ये लोकस्ट आ गया, फिर आपको जब मैंने आपको इंटरव्यू दिया था उस वक्त कोरोना वायरस का, पेंडेमिक का मैशियत पर जो असरात है वो उस वक्त जाहिर नहीं हुए थे। अब इनकी मैशियत खुद जो लोगों ने वहां पैसा लगाया है, जो इनके बारे में खराब खबर देने से अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे इनकी मुश्किलात को, अब वो भी कहने पर मजबूर हुए हैं कि इनकी मैशियत जो है वो 10% कंट्रैक्ट करेगी। ऑलरेडी गुज़िश्ता 3 महीनों में इनकी मैशियत में पाकिस्तान के बराबर एक जीडीपी के बराबर एक पाकिस्तान से बड़ा साइज का इकोनॉमी का उनकी मैशियत में डिक्लाइन हुआ है, यानी कमी आई है, और उनकी मैशियत 2-3 ट्रिलियन डॉलर से कम होकर 2.4 ट्रिलियन डॉलर पर आ गई है, और ये घटता ही जा रहा है। तो भाई बहुत खतरनाक है। अगर 15 बिलियन से अगर 2.5 आ जाए तो फिर तो क्या रह गया बाकी। तो बस वो आहिस्ता आहिस्ता जो हालात हैं वो बहुत शदीद नौइयत के हैं, क्योंकि इसमें एक वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये कोरोना पेंडेमिक है या जो है ये लोकस्ट अटैक है, या कोई जो एनआरए का एजिटेशन रहा है उनके मुल्क में, या जो उनके यहाँ जो ये सैलाब आया था, ये जो आया था, साइक्लोन आया था, बल्कि इनके यहाँ जो माइग्रेंट लेबर है, जो इनका इनफॉर्मल सेक्टर है, जो कि इनकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, वो तबाह हो गया है। क्योंकि माइग्रेंट लेबर को 4 घंटे का इन्होंने नोटिस दिया, और ये शहरों से लोग पैर पर चले हुए, गाड़ियां, ट्रेन, बसें सब बंद हो गई। तो उनकी जो 90% इकोनॉमी है वो बुरी शेप में है, और सारे जो उनके जो स्टैटिस्टिक्स है, जो उनके हेड है स्टैटिस्टिक्स और डाटा के, प्रणाब सेन साहब का बयान अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि जी ये तो सारा डाटा भी हमारा जो है वो मशकूक हो गया, क्योंकि डाटा तो हम जमा भी नहीं कर सक रहे, क्योंकि हालात और डिपार्टमेंट जितने भी उनके थे, इनफॉर्मल इकोनॉमी आपको पता है इंडिया की कितनी बड़ी है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज कितना बड़ा है। तो माइग्रेंट लेबर के साथ जो उन्होंने सलूक किया है, वो माइग्रेंट लेबर वापस आने को तैयार नहीं है फिर शहर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हसन जावेद साहब, यू हैव सेड वेरी गुड पॉइंट है जो है इस सिलसिले में, क्योंकि ये पहले तो छुपा हुआ था ना कि माइग्रेंट लेबर जो भी थी, और इसीलिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अपने आप को कुछ खुला रखे। कोई बात नहीं, मौत अमवात होती रहती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पाकिस्तान ये जरूर कोशिश कर रहा है कि उनकी रेलवे खुल जाए, ट्रांसपोर्ट खुल जाए। वो माइग्रेंट लेबर पर ब्लंडर किया, वैसे ही किया जैसे उन्होंने डीमोनेटाइजेशन के ऊपर एक ब्लंडर किया था। डीमोनेटाइजेशन जैसे मैंने आपको 4 महीना पहले कहा था कि उसके असर मॉनिटरी का अभी तक खत्म नहीं हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन जावेद साहब, अल्लाह खुश रखे आपको। जी बड़ी तफसील से उन्होंने बता दिया। अब मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो गया है। नाज़रीन मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मिर्जा साहब, अब थोड़ा सा पीआईए की जो हादसा हुआ उस पर बात कर लें। पीआईए हमारे लिए फ़ख्र है, और पीआईए हमारे लिए, जब जैकुलिन कैनेडी ने ये कहा था कि ग्रेट पीपल फ्लाई विद पीआईए, हम तो उस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि जब ये एयर मार्शल साहब आए थे तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हम उसी मुकाम पर चले जाएंगे, लेकिन ये बड़ा हादसा होने की वजह से हमें बड़ा सेटबैक हुआ है। जी तो पहले तो अब्दुल्ला हफीज खान साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। तर्जुमान है आपको, तर्जुमान है पीआईए के, आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में, सच टीवी के। फरमाइए, ये जो पीआईए का जो बहुत सबसे ज़्यादा बेहतरीन एयरलाइन थी, हमने सारे, आप सिंगापुर एयरलाइन हमने बनाई, यूएई की लाइन हमने बनाई, सारी दुनिया की एयरलाइन हमने चलाई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी एयरलाइन का ये हाल हो गया है कि हम अब जो है ये इस किस्म के भी हादसे होने लग गए हैं, जो कि अभी हुआ है कराची में। जी फरमाएं, आप इस पर तबसरा कर दें। बहुत शुक्रिया। जैसे आप जानते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा अलमनाक हादसा है, और जिस तरह आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि हमने अपना वापस बहाली का सफ़र, आपको जिस तरह पता है, हमने शुरू कर लिया था, और लास्ट ईयर हमने इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हमारे कि 8-9 साल में पहली दफ़ा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हम गए। लेकिन फिर कोविड-19 आ गया, और उसके बाद ये हादसा, जिसने हमारी रेपुटेशन के ऊपर, जिसने हमारी ओवरऑल फंक्शंस के ऊपर बहुत बड़ा सेटबैक है, ये हमें बहुत बड़ा झटका लगा।
और कहते हैं एविएशन इंडस्ट्री जो है दैट इज द सेफेस्ट वे ऑफ ट्रैवल, लेकिन ये सारा इंडस्ट्री जो है वो ट्रस्ट पे बिल्ड करती है, और ट्रस्ट जो है वो एक दिन में नहीं कमाया जाता, उसको बनाने में अरसा लगता है, सालों लगते हैं, और एक लम्हे के अंदर वो आपके ऊपर से खत्म हो सकता है। असल वजूहात क्या थी, किस वजह से होगा, ये तो जब तहकीकाती रिपोर्ट आएगी तब उसके बाद हमें पता लगेगा। और हम पाकिस्तानी कौम की तरह हम खुद भी बड़ा इसको कोशिश हमारी ये है कि जल्द से जल्द हमें इसके हकाइक से आगाह हमें हो जाए, ताकि हमें भी पता लगे कि कौन से वो मामले थे जिसने ये हादसे का सबब बने, और अगर कोई चीज़ हमारी तरफ से कमी कोताही है या अगर ऐसी चीज़ें जो हमने इम्प्रूव करनी है तो उसको हम फौरन से पहले उस पर काम कर सकें। और अगर उसके अंदर कोई और ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर था या कोई बैरूनी अवामिल थे जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया तो उसको भी फौरन से पहले कंट्रोल किया जाए। क्या नहीं अब्दुल्ला साहब, ये कोई आपके ख्याल में कोई बैरूनी अंसर नजर आ रहा है आपको कोई इशारे किनारे में? देखिए सर, अभी तो कहना बहुत कबल अज वक्त होगा, लेकिन हमेशा ये होता है कि ये प्रोसीजरल एरर्स जो होते हैं ये एक तरफ से नहीं होते, ये एक के ऊपर बिल्डअप होते जाते हैं। तो अगर एक लेट सपोज प्रोसीजरल का लैप्स एक जगह से हुआ तो दूसरी जगह जो कि उसका कंट्रोल करने वाला बैठा हुआ है, चेक करने के लिए उसको बैठा हुआ है, उसकी तरफ से भी वो लैप्स हुआ, तो ये सारी एक दूसरे के ऊपर बिल्डअप होती है। मैं बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पे मैं वो नहीं उससे हट नहीं, ना मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये शायद किसी और का कसूर है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बात कह रहा हूँ कि हम भी जल्द से जल्द ये बात जानना चाहेंगे कि एक्चुअली ये किस वजह से हुआ, और ताकि फौरन से पहले इसके सदबात के इकदाम किए जा सके। अच्छा जी, अब ये तो जैसे कि आपने कहा कि परवाज़ जो है ये तो ठीक है कि मालूम करें, लेकिन ये तो बात तय है कि जो हमारी परवाज़ का जो हुई थी वो तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए, तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखते हुए चेकिंग हुई, लेकिन एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर जो मैं समझता हूँ कि गलत होगी, मैं क्योंकि उसको समझ सकता हूँ कि वो लोग बात शरारत से बाज नहीं आते हैं। तो जिस वक्त कहते हैं कि लाहौर में जब से चली थी तो उस वक्त से लोग वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे कि हम इसमें प्लेन में नहीं जाना, ये गड़बड़ है। दूसरी एक जो खबर ये आ रही है कि अब जो है कनाडा से कोई जहाज़ आ रहा था तो वो एक इंजन पे आना चाहते थे, उसको रोका गया है। इसमें क्या सदाकतें हैं? आपने बहुत अच्छा किया मेरे से ये सवाल करके, और शायद आप पहले मीडिया हैं जिन्होंने एक्चुअली इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली, अदरवाइज लोग हमेशा बगैर तहकीक के ये चला देते हैं। ये दोनों वाकयात गलत हैं, और मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से। होता ये कि जब भी कोई एयर क्रैश इस तरह की चीज़ होती है तो लोग पुरानी वीडियोज़ या किसी और एयरलाइनों की वीडियो भी ना जबरदस्ती गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में वो जिसने हादसा किया होता है उसके नाम से चला देते हैं। नहीं, अब तो फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं अब्दुल्ला साहब, अब तो ये 5th जनरेशन वॉर है। तो वो अब देखिए ना मनीषन, मैं बल्कि चूंकि इस पूरे हादसे के अंदर मैं खुद भी समझना चाह रहा था कि किस तरह हैंडल करते हैं, तो मैंने देखा जब मलेशियन एयरलाइन का क्रैश हुआ तब भी एग्जैक्टली हुआ। अभी जो आपको पता लगा होगा अफ्रीका में एक 737 गिरा था, तो वहां पे भी इस तरह हुआ कि किसी यूरोपियन एयरलाइन की कोई एक वाकया हुआ उसको उस एयरलाइन का बना के, बल्कि आपको उससे ज्यादा अफसोस ये होगा सुन के कि हमारे हमसाया मुल्क ने पुरानी वीडियोस पीआई के नाम से कह के चलाएंगे पाकिस्तान की ये हालत है, और वो सारी की सारी नहीं, वो ठीक है भाई। देखिए आप लोग हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आप वो कह रहे हैं कि जी लाहौर वाला वाकया हुआ, लाहौर के अंदर उस जहाज के अंदर हमारे पास चूंकि उसकी सीसीटीवी फुटेज और फौरन से पहले ले ली थी, बिल्कुल अनइवेंटफुल थी। वो सारे लोग आए और स्मूथली जहाज के ऊपर बैठे, बल्कि जहाज 3 मिनट वो हमें लग रहा था। यकीन मान लें अब्दुल्ला साहब, देखिए हम लोग इतने सीनियर लोग हैं, हमें इस बात की पहचान है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वीडियो क्लिप आई अमेरिका से, आपको हम सुनाना चाहते हैं कि हम क्यों नहीं, हम जानते थे कि वो झूठी है, इसलिए हमने पहले ही आपसे कहा कि वो एक क्लिप आई जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का जो चीफ है बिल गेट के खिलाफ नारे लग रहे हैं कि बिल गेट को गिरफ्तार करो। लेकिन हमने देखा, हमारे लोगों ने देखा कि ये वीडियो तो आ गई है, लेकिन जो प्ले कार्ड है उस पर कहीं बिल गेट का नाम नहीं है, तो हमने उसको नहीं चलाई, इसलिए कि हम उसको जज कर सकते थे। अब ये जो बात दिखा रहे थे वो उसमें देख रहे थे कि जब वो सामान रखते हैं उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि साहब ये उठ के जा रहे हैं, तो वो हमने देख लिया कि ये झूठा है, इसलिए कि लोग बात सामान रखने का वक्त का ये मसला है, और ये बाद में कह रहे हैं कि ये लोग खड़े हो गए हैं। जी अब इसी तरीके से देखें जो कनाडा की वो है, कभी कोई मैं चले लेट सपोज एक तो 2 इंजनों वाला जहाज कभी एक सिंगल इंजन के ऊपर चलेगा ही नहीं कि खुदा ना खास्ता अगर उस इंजन के साथ कोई मसला हो जाए तो वो जहाज के साथ हो जाए। लेकिन दूसरी बात ये है कि 2 इंजनों वाला इतना बड़ा जहाज 350 पैसेंजर लेके और उनका सामान लेके और तकरीबन कोई 50-60 टन फ्यूल लेके
वो कभी एक इंजन पे टेक ऑफ ही नहीं कर सकता। तो अब ये तो जो एविएशन की नॉलेज रखने वाले लोग हैं ना, जिसने वो वीडियो देखी उसने फौरन से पहले उसको डिस्क्रेडिट किया कि ये बड़ी कोई अजीब सी वीडियो है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो नॉलेज रखने वाले नहीं है, उन्होंने वो शेयर की, वो व्हाट्सएप पे बेतहाशा शेयर हुई, वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमें भेजी कि देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे एयर क्रैश हुआ था और वो सेंटीमेंट जिसका मैंने आपको बोला कि बहुत ज्यादा नेगेटिव थे पीआईए के खिलाफ। तो ठीक है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि वो जो झूठ बोल रहे हैं कि आदमी इतना लंबी फ्लाइट है दुनिया के आखिरी कोने से एक इंजन पे कैसे आ सकता है, पागलपन की हद हो सकती है, कोई आदमी झूठ बोले ऐसा। टेक ऑफ ही नहीं कर सकता जी, टेक ऑफ ही नहीं कर सकता जी। अच्छा जी, आप ये बताइए, जो मसला है वो ये है कि पहले जब ये एयरपोर्ट था तो उस वक्त जब बना था ये एयरपोर्ट तो उस वक्त ये आबादी से बहुत दूर था। हमें याद है कि जो हमने जब एक दफ़ा जब इस पर कालम लिखे कराची पर, तो हमें यहाँ पर जो बस्ती थी, यहाँ पर आपको पता नहीं, आपको याद है किस ऐसी उम्र के हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम जिस उम्र पर के हैं तो हमने यहाँ पर एक ओपन एयर थिएटर देखा था। यहाँ पर एक ओपन एयर सिनेमा होता था यहाँ पर, जो जहाँ पर आजकल मिलेनियम मॉल है, ड्राइव इन सिनेमा। हाँ, ड्राइव इन सिनेमा जो होता है जिसमें आप जाके देख सकते थे। तो यहाँ पर एक बस्ती है, उस बस्ती के लोगों से हमने पूछा, हमने उनका इंटरव्यू किया, क्योंकि हम लिख रहे थे कराची की मुख्तलिफ बस्तियों पर। ये कोई 2000 की बात है। तो उस वक्त हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा साहब बात ये थी कि जब पाकिस्तान बना तो हम सुबह यहाँ से जाते थे, जो हमारा लियारी है वहाँ जाते थे पैदल यहाँ से, और फिर सारा सामान जो है अपने कंधे पर रख कर लाते थे उस बस्ती को यहाँ, क्योंकि यहाँ पर वो एक सीमेंट फैक्ट्री थी, तो यहाँ पर एक बस्ती बन गई थी उसके जो लड़की थी जो हिंदू था उसके नाम पर। तो अब मैं ये कहता हूँ कि ये तो एयरपोर्ट, ये मैंने इसलिए बयान किया कि पता चल जाए कि कराची का ये जो एयरपोर्ट था ये उससे भी दूर था, उस बस्ती से भी काफ़ी दूर था। लेकिन अब तो ये बिल्कुल बीच में आ गया, आपके चारों तरफ जो है वो आपके 10-10 मंजिला जो है वो खड़े हुए हैं फ्लैट्स। ये आप कैसे फिर अब रोकेंगे? सर आपने बहुत ही ज्यादा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है मैं आपसे इस टॉपिक के ऊपर बात करूं, बिकॉज आपने माशाल्लाह काफी रिसर्च की हुई है और काफी आपकी सोच इस मामले में सही है। इतना बड़ा मसला होता है जहाज की अप्रोच एरिया या फनल एरिया जिसको आप बोलते हैं, जो लैंडिंग के ऊपर रास्ते के ऊपर होता है, उस पर आबादी का आना। बिकॉज आबादी के आने के साथ सिर्फ ये मसला नहीं है कि उनकी बिल्डिंगें ऊंची ऊंची बनती हैं जो कि जहाज को खतरा पहुंचा सकती हैं, उससे ज्यादा बड़ा मसला वो कचरा है जो कि आबादी के साथ आता है, जिससे वो तमाम स्कैवेंजर बर्ड्स जो हैं, जिस तरह चील कर रहे होते हैं, वो उनके ऊपर मंडराते हैं। और वो जहाज के लिए उससे भी बड़ा खतरा है कि जिसके अंदर सब चीजें आपने सही की हो, लेकिन अगर वो बर्ड आपको किसी ऐसी जगह लग गई या इंजन के अंदर चला जाए जो कि इंजन फेल कर दे जहाज का, तो वो बहुत ज्यादा मसला है। अब आबादी के साथ ये मसाइल हैं, चूंकि ये अनरेगुलेटेड तरीके से ये सारी आबादियां बढ़ी और इन्फोर्समेंट जिस टाइम पे होनी चाहिए थी उस टाइम पे नहीं हुई, तो अब ये कितना बड़ा मतलब एक सवाल मेरा और है अब कि जिस वक्त ये आबादियां बनती हैं तो इसमें एयरफोर्स आपके पीआईए का कोई नुमाइंदा नहीं होता है उस मीटिंग में? देखिए, पीआईए जो है ऑपरेटर है बाकी किसी एयरलाइन की जगह। पाकिस्तान में तमाम एयरपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान सिविल एविएशन की मिल्कियत है और उनके साथ मुंसलिका जितना इलाका है जिसको आप लैंड बोलते हैं, जमीन है, वो भी सारी उनकी है। जो कवानीन हैं जो कि बनते हैं एयर ट्रैफिक से रिलेटेड या उनके अप्रोचेस को प्रोटेक्ट करना या करना, वो भी तमाम सिविल एविएशन की जिम्मेदारी में आता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट तो यही करूंगा कि आप उनसे इस बात का जवाब लें, वो शायद बेहतर तौर के ऊपर इसको बता सकते हैं। लेकिन हम लोगों का एज ऑपरेटर मसला ये है कि इन आबादियों की वजह से जो मसले मसाइल हमारे जहाजों को दरपेश आए हैं, फॉर एग्जाम्पल 2019 के अंदर हमें 14 या 15 वाकयात हमारे बर्ड हिट किए हुए हमारे जहाजों को, जिसमें हमारा एक ब्रांड न्यू जहाज जो हमने A320 लिया था और हमने दिसंबर के अंदर रिक्वायर किया, वो जब आया तो तीसरे दिन उसके जहाज के साथ ये हादसा पेश आया जिसने उस जहाज के स्लैट्स होते हैं जो बिल्कुल पर के आखिरी एज के ऊपर होते हैं, वो परिंदा उसके अंदर घुस गया और वो स्लैट्स उसने तोड़ दिए और हमारे जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर का उसके ऊपर नुकसान हुआ। तो अब ये तमाम चीजें हैं तो सही, और ये बिल्कुल सिर्फ ये पीआईए का मसला नहीं है, बाकी तमाम एयरलाइनें ही है उनका भी उतना ही बड़ा मसला है कि ये आबादियां, इनके ऊपर आने वाले परिंदे, इनके हाई राइज बिल्डिंग्स, फिर लोग आपको एक चीज आपको और शायद कभी रिपोर्ट हुई हो कि लोग नीचे से लेजर लाइट मारते हैं जहाज के ऊपर, जो कि जहाज के अगर कॉकपिट में हो जाए तो वो टेम्परेरी ब्लाइंडनेस उसको हो सकती है या वो इतनी ज्यादा लाइट होती है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है मेन अपने काम से। तो
तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और ये नहीं, एक बहुत और बात भी जिम्मेदारी- होगी भाई अब्दुल्ला साहब, हम तो क्योंकि कराची के रहने वाले हैं, आप पता नहीं कराची के हैं या कहीं और के हैं, जो भी हो, लेकिन कराची आपका शहर भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये प्लेन आ रहा होता है तो जब हम मॉडल कॉलोनी पे खड़े होते हैं तो हमें ये लगता है कि अगर अगर इसको फर्ज कर लीजिए कभी कोई ऐसा मसला खड़ा हो, खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता, अगर गोली मार दे तो भी लग जाएगी, वो भी तो एक बड़ा मसला है। अब ये देखिए, पेशावर में ये वाकया हुआ जिसके अंदर हमारे जहाज की पर फायरिंग हुई आज से 3 साल पहले, और उसके नतीजे में हमारा एक जो क्रू था वो बहुत बुरे तरीके से जख्मी भी हुआ। तो ये वाकये हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि जैसे ये कोई किताब के अंदर से निकाले गए और सोच की या फिक्शन की। हम तो हमें तो नहीं पता, हमें तो खदशा है, ये खदशा हमें हजार हुआ है कि जितना ऊपर जा रहा होता है वो छोटी सी पिस्टल की गोली लग सकती है उसे। नहीं, पेशावर के अंदर जहाज जब लैंडिंग के ऊपर था, और मैं ये कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं कह रहा था, ये जान के वैसे ही जिसको आप कहते हैं ना गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, वो एक पूरा उन्होंने ब्रस्ट मारा था जहाज को, जो कि जहाज के फ्रेम के अंदर लगा था, और फ्रेम के अंदर हमारा जम सीट कीपर जो लैंडिंग के ऊपर क्रू बैठा था उसको जाके लगी भी थी गोली। तो ये तमाम वाकयात हुए हैं ये इस वजह से। और अभी हमारी सबसे बड़ा कंसर्न इस बात है कि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट अभी नया एयरपोर्ट बना है, उसके अतराफ अभी आबादियां नहीं है। अगर उसकी रेगुलेशन अभी से ना की गई और अगर उसके ऊपर अभी से अपने कवानीन का इतलाक नहीं किया गया तो हमें अच्छा, तो फिर आप ये बताइए ना, वो ठीक करें, वो तो रोके आप हर हाल में। एक बात और करनी है आपसे अब्दुल्ला हाफिज खान साहब, कि ये जो मसला है कि एक तो जो एक दौर में मैंने जो जरदारी साहब के दौर में ये जो ओवर एम्प्लॉयमेंट हुई है, एक जहाज पर 800 आदमी रख दिए हैं जिसकी वजह से PIA बैठ गई है। अब इस मसले का क्या हाल है फिर? देखिए, इस मसले का हल हमने एक बिजनेस प्लान में अपना निकाला था, जो कि अभी हमने हुकूमत पाकिस्तान को पुटअप किया हुआ है अप्रूवल के लिए। वो 5 साल का हमारा बिजनेस प्लान है। वो अगर उसको रिव्यू कर ले, मैं उसकी ज्यादा डिटेल अभी फिलहाल बता नहीं सकता बिकॉज दैट इज नॉट एन अप्रूव्ड प्लान, लेकिन अगर वो प्लान हो गया तो हम ये रेशो को दोबारा खींच के 200 तक ले आएंगे, बगैर लोगों को निकाले हुए, नौकरियों से बर्खास्त किए हुए, या बगैर को बहुत ज्यादा रेडी। या ये हो सकता है कि एक और लाइन बना दें, लोगों को इधर शिफ्ट कर दें, ये भी हो सकता है ना? नहीं, एक और एयरलाइन नहीं है, लेकिन इसकी तरह के कोई 1-2 और मंसूबे हैं। वो मैं इसलिए उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि जब वो अप्रूव हो जाए, ठीक हो गया। तफसीलात आपका शुक्रिया आप अब्दुल्ला हाफिज खान साहब। हमने एक कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू की है, पाकिस्तानी के तौर पर की है, PIA की जो है बिल्कुल हिमायत में की है, क्योंकि हम PIA को वैसे ही देखना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हमें अपना झंडा नजर आता है, आप यकीन मान लीजिए, मैं 12 साल यूरोप में रहा हूँ, जैसे ही PIA झंडा नजर आता था दिल बाहर को आता था। अरे जो अपने झंडे को देखकर, अपने तैयारे को देखकर जो जिस खुशी का और जिस मैंने वलवला और जोश जज्बा आता था वो उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो ये हमारा फ्लैग जो है वो सारी दुनिया में फैलेगा, और जो मैं समझता हूँ जो अरशद साहब की जो सलाहियत है आपके एयर मार्शल साहब की, वो बुरे कार आएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब हो जाएंगे। फिर एक दफ़ा कैसे कहेंगे कि ग्रेट पीपल फ्लाई विद PIA। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। जी मिर्जा साहब, तो उन्होंने तफसील से सारा बताया कि भाई परिंदों के मसाइल आने से क्या मसाइल है। हमदर्दी करनी पड़ेगी इस लिहाज से कि जब भी कोई भी आदमी पाकिस्तान की बेहतरी करने चाहता है, लोग बाग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि साहब ये जनरल है, साहब ये फलाना एयर मार्शल है। एयर मार्शल साहब के साथ यही हो रहा है अभी जो एयर मार्शल CEO इज ए गुड मैन, मैं इसको अप्रूव करता हूँ। अच्छा, लेकिन वो जो वजीर हवाबाजी है उनकी भी तो जिम्मेदारी वकील है ना, तो वो तो क्या करेगा। देखिए ना, अमूमन ये होता है कि अगर आपने खटारा बरतानिया की हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें ब्यूरोक्रेसी और जो ये होती है उसमें मिनिस्टर होता है वो बेचारा, यस मिनिस्टर का एक वो प्रोग्राम आता था एक ज़माने में, तो वो ऐसा ही होता है। लेकिन गुलाम सरवर तो काबिल आदमी है, लेकिन बहरहाल ये कि वो अपनी जगह से, इसने एक अजीब पाबंदी लगा रखी है ना इमरान खान साहब ने कि आप मूव नहीं कर सकते, यू हैव टू सिट इन योर ऑफिस। अब बताइए, आप एक वजीर को अगर वो मूव, अब बताइए किसी भी वजीर को आपने कराची के शहर में देखा सिवाय शेख रशीद के?
ये एक का ये आ जाता है जो जूते वाला है, अली जैदी साहब भी आते हैं, अली जैदी आ जाता है, वो आते हैं जीआईटी याद दिलाने के लिए, बस वो जो उज़ैर बलोच वाली है। हाँ बस नहीं, उसके बाद चले जाते हैं फिर वो। उज़ैर बलोच को तो ये लोग रहा करने की प्लान बना रहे हैं ना जी, उस पर हम ये पूछेंगे इनसे कि उज़ैर बलोच को कैसे यहाँ पे रहा किया जी। अच्छा खैर, अब्दुल्ला जुल्फ़िकार साहब, मिर्जा की बात चल रही है कि साहब वो गवर्नर बन गवर्नर, सकता है, तो भाई जी। कैसे बन सकता है जुल्फ़िकार मिर्जा गवर्नर? सर पिया चाहे तो क्या नहीं हो सकता? नहीं बन सकता। पिया को कैसे बनने देंगे? पिया ही को हटा देंगे हम? पिया कैसे बात करता है? अच्छा सर, वो अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि सिविल एविएशन का इसमें किरदार है, एयरपोर्ट की प्रॉपर्टी उनके पास सिविल है। एविएशन एक काफ़ी करप्ट इदारा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये बात करने में, लेकिन मशहूरी उसकी यही है, अगर कोई इसको तरदीद करे तो हमें कर दे। अच्छा हमने कोशिश की थी कि तर्जुमान को ले लें, इस्माइल खोसा साहब उनके तर्जुमान हैं सिविल एविएशन के, तो उनका फ़ोन बंद है, आज संडे का दिन है, ज़ाहिर आराम कर रहे होंगे, तो इसी से अंदाज़ा लगा लें आप। तो मसला ये है कि तर्जुमान कैसे आराम कर सकता है? मैं ये पूछता हूँ कि तुम और मैं हम आराम करते हैं? हम तो टीवी में काम करते हैं, छोटा सा टीवी हमारा, मैंने छोटा सा जॉब हमारी है, तो क्या हम आराम करते हैं? हमें ज़रा एक कॉल आ जाती है, हम ऐसे भागते हैं जैसे कि कोई इमरजेंसी नाफिज हो गई। नहीं, वो तो ज़ाहिर है मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनको कोई नहीं, परवाह क्यों नहीं है। मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं वो- जबकि ये वाकया हो चुका है? आप सो कैसे सकते हैं इस वक्त में? जब अगर कोई कॉल आपको आ रही है आप उसको अटेंड करें। हमें रात के 2 बजे आप कॉल करके देखें, अगर हम अटेंड ना करें आपके। जब हम वजीर थे जैन साहब, आपको हम उस वक्त बता रहे हैं, रात को लोग बाग अपनी ज़रूरत के लिए, एक छोटी सी ज़रूरत के लिए हमें रात के 2 बजे भी फ़ोन कर देते थे, 4 बजे फ़ोन कर देते थे, 3 बजे फ़ोन कर देते क्योंकि थे। ज़रूरतमंद तो करेगा, क्योंकि वजीर ज़रूरतमंद करेगा तो वजीर है, हम तो हम मदद करेंगे। जिम्मेदारी है। हाँ, बिल्कुल। और जब तक उसका मसला हल नहीं हो जाता था हम सोते नहीं थे। लेकिन अब तो कुछ और लोग हैं ना, अब तो समझ में नहीं आने वाले आप लोग हैं। देखिए, मसला यही है कि आप अगर आप इनको नालायक लोगों को रखेंगे, किसी को जो कोई सोता हो, किसी को कॉल आ रही है, कॉल भी अटेंड न करे, तो वो स्पोक्समैन नहीं है। बाकी आप जो चाहें आप उसे कह दें, वो बादशाह सलामत है, वो डायरेक्टर जनरल साहब हैं, जी। वो कमांडर इन चीफ हैं, जो चाहें आप उसे कह लें, लेकिन स्पोक्समैन नहीं है, वो मीडिया का आदमी नहीं है। वो जो कैंट का रोड है ना, उस रोड से रनवे का अगर हम हिसाब लगाए ना, तो 400-500 फीट से ज़्यादा फासला नहीं है। 400-500 फीट के बाद, रनवे के बाद आबादी शुरू हो जाती है। हाँ देन वो तो हमें मालूम है, ऐसी तो बात नहीं। और वो इतने आबादी में संजीदा लोग मसला ये नहीं है, हैं। मसला ये है कि उस वक्त ये सिविल एविएशन कहाँ था जब ये चारों तरफ, न सिर्फ सिविल एविएशन बल्कि आपकी जो फौज के, कैंट आप का इलाका गौर है, करें कैंट कि का इलाका जितना है। कैंट का एरिया है, आपका मलिर कैंट का एरिया है, अगर आपकी तरफ अगर किसी ने वहाँ पर बंदूक करके बस मारा तो आपको किसी न किसी को तो लगेगी ना, वहाँ तो आपके ऑफिसरों के बंगले हैं, और किसी ने वहाँ पर फ्लैट से मारा तो फिर क्या होगा? तो अब वो सबको बिल्डर बनने नहीं का तो शौक नहीं है, तो बिल्डर फिर- बनना है ना, तो भाई, क्या करें? भाई मैं कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी पर आप किस तरह से आपने मलिर कैंट ने इजाज़त दे दी? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। ये बताइए कि मलिर कैंट ने, जहाँ उनके अफसर रह रहे हैं, जहाँ पर एक हमारा एसेट्स हैं, जो हमारे कीमती सरमाया है, हमारा यानी जो भी नौजवान अफसर हमारा है, है, जी। जिस पर कई लाख रुपए खर्च होते हैं उसको तैयार होने में, उसको ज़िंदगी अगर उसके ख़तरे में है और आपने अपने इनको दे दिए, मैंने बिल्डर्स को दे दिए, उन जिनका रुख जो है आपके उसकी तरफ है, उनके घरों की तरफ है, तो आपने तो अपने लोगों को मारने का खुद बंदोबस्त कर लिया है। अगर वहाँ पर कोई शूटर आके बैठ जाएगा तो क्या करेंगे आप? वो चांदमारी, वो बता रहे थे ना वो कि चांदमारी की पेशावर में नहीं, वो तो ऐसे ही दहशतगर्दी नहीं हमारे वो तो वो करते हैं ना, शादी के अंदर फिर आना करते हैं, तो आदमी तो मर दहशतगर्दी गया नहीं थी, ना। वो कह रहे हैं उसने तो फायर किया और उससे उनके स्टूवर्ड जख्मी भाई हुए। वो जहाज जो आप आ रहा होता है जैन, अगर आप इस पर खड़े हो जाएं जहाँ पर गिरा है जहाज, वो तो ये होता है कि आपकी छोटी सी गोली की रेंज में। ये सारा हिस्सा बंद होना चाहिए। तो अब मैं ये आपसे ये कहता हूँ। अब क्या किया जा सकता है? अब सबको हटाया भी नहीं जा सकता, इतनी बड़ी आबादी हो गई है, लेकिन तो- जो रोका जा सकता है, अब कोई तामीरात ना हो, हाँ, ये कम से कम ये- पहला काम तो ये करें। ये करें। लेकिन अभी इस पे भी खैर अब आ जाए जरा ये इस पे लॉकडाउन पे, तो भाई अब जनाब आप फैसला होगा। कल वज़ीर सदारत वज़ीर आज़म की एक मशावरती इजलास हो रहा है, उसमें ये फैसला होगा। लेकिन जैन इसमें ये चालाकी कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि जिस अंदाज से मूवमेंट को आप रोक रहे हैं, आपकी मीशत, जैसे कराची की मीशत क्या थी जी। भाई, यहाँ पठान आता है, यहाँ बलोची आता है, यहाँ पर मैंने सराइकी आता है, यहाँ पर पंजाबी आता है, यहाँ पर गिलगिती आता है, यहाँ आज़ाद कश्मीर का लोग आता है। तो ये तो एक आप कराची कहलाता था कि भाई गरीबों की माँ है, जी। वो आपने ख़त्म कर दिया, ये मुराद अली शाह साहब ने।
और वहाँ पर जब ईद के रोज़ वहाँ पर जब वो बट रहा था तो वहाँ पर वो नहीं गया, वाइन शॉप पे तो वाइन शॉप पे नहीं जा सकता था वो, और वो सारे एसओपी टूट गए हैं। जी जी, सारे एसओपी आप यहाँ पर मस्जिदों पे जब होता है तो फिर उनको एसओपी याद आ जाती है, जो हमारी जो जहाँ से आपको बलाएं टलती हैं, जहाँ से आपके अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में आपका ये यकीन है कि साहब वो समंदर को नहीं तूफान को नहीं आने देता है, वहाँ पर पाबंदी आपको लगा दी, वो बंद करती हैं, शट डाउन करती हैं, इसलिए कि आपको माल मिल रहा है WHO से, वो माल लेना चाहते हैं आप, आपके माल के पीछे हैं, आप अपने आवाम के पीछे नहीं हैं ना। आपको बताइए मस्जिद कैसे कोई रोक सकता है, मैं अब बताइए आप, अगर मिसाल देते सऊदी अरब का, तो आप सऊदी अरब हैं, वो तो बादशाह है, वहाँ पे तो बगावत हो रही है, वो तो बगावत की वजह से बंद किया हुआ है, आपको आप समझ रहे हैं कोरोना की वजह से बंद किया हुआ है। वहाँ तो जहाँ भी 10,000 का जन्म मजमा होगा वहाँ बगावत हो जाएगी, क्योंकि सारी दुनिया वहाँ पर तो जो हालात MBS ने कर रखे हैं, तो बगावत का समय है, वो जहाँ आदमी जमा होंगे वहाँ बगावत होगी। वहाँ पर जब आप कमार खाने लगा देंगे, जब आप जो है वो औरतों को ड्राइविंग को दे देंगे, क्या तो इतने पसमानदा कि वो बुरके का हाथ भी लगाए तो वो मतलब छड़ी मारता था, दुपट्टा नहीं हो किसी के घर में औरत के पास जो पाकिस्तानी जाती थी, वो छड़ी से कहता था आप दुपट्टा लगाओ, तो क्या तो ये ज़माना और ये ज़माना के साथ वो मोटरसाइकिल चलाएगी। तो किसी ने कहा एक शादी में ये हुआ कि साहब इसकी बाप ने लिखा शायद में मोटरसाइकिल इजाज़त दोगे, उससे कहा मैं निकाह नहीं करता। अब ज़ाहिर है कि जब इतना पसमानदा आपका माशरा हो, हमारे यहाँ जो औरतें हैं वो आपकी चाहे वो दुपट्टा न भी पहने तो वो अपनी इज्जत और असमत का अपने वक़ार का ख्याल रखती है। जी बिल्कुल। लेकिन और वो ऐसी नहीं है, वो अब आपके माशरे में तो बहुत टाइम लगेगा उस मुकाम पर पहुँचने के लिए। जी हमें भी तो 50 साल लगे थे ना इस मुकाम पर पहुँचने के लिए। पहले तो हमारे यहाँ सफ़ेद बुर्का पहना जाता था, फिर काला बुर्का पहना जाता था, मतलब जिसको आप वो कहते थे कि वो टेंट नुमा क्या चीज़ जो थी जी, तो वो हमारी वालिदाएं पहनती थी, इसमें क्या बात है, वटी थी आम। और फिर इसके बाद में काला बुर्का आ गया, तो फिर वो एक किस्म का वो उस पर भी एतराज़ हुआ। तो आप खोलो और ऐसे फॉलो करो, जो होता है होने दो, चलो जी। और इसी तरह आप निपट सकते हैं इस मुश्किल से। तो वक्त मुझे कहा जा रहा है कि ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।